ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और नीडी क्लासेस जो है अभी फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चला रहा है आपका 67th बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्रैश कोर्स सीरीज में हम लोग टॉपिक वाइज प्लान के साथ चल रहे हैं और इस प्लान में अभी हमारा लूसेंट सीरीज चल रहा है। लूसेंट सीरीज में हम लोग अभी हिस्ट्री पोर्शन को लेके चल रहे हैं। इसमें अभी हम एंशियंट हिस्ट्री चला रहे हैं। तो यहाँ इस सीरीज में अभी हम लोग इस पार्ट में अभी हम लोग चोल साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे बहुत सारे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स आ गए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग नीडी क्लासेस चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे नीडी क्लासेस चैनल सर्च करें, NEEDY क्लासेस, और नीडी क्लासेस सर्च करके आप लोग नीडी क्लासेस के प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां जाकर आप अलग अलग पार्ट देख सकते हैं लूसेंट का। उसमें काफ़ी डिटेल्ड समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से लूसेंट को समझाया गया है, एक एक लाइन को समझाया गया है। ऐसे समझाया गया है कि लूसेंट जो है आपके दिमाग में घुस जाएगा, पूरा 100% घुस जाएगा। और लूसेंट अगर आपके दिमाग में घुस गया तो PCH, कोई भी PCS हो जाए, कोई PCS का प्री एग्जाम जो 1 डे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी PCS एग्जाम के लिए। और हम लोग लूसेंट हिस्ट्री ही नहीं करा रहे हैं, पूरा लूसेंट ही कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो समझिए PCS और कोई भी 1 डे एग्जाम के लिए वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चोल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस नए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में और नए पार्ट में। और आइए शुरू करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। अब इसका मतलब क्या है? ध्वंस अवशेष को मिलाकर यह संधि हुआ है। ध्वंस अवशेष मतलब पल्लव का जब विध्वंस हो गया और उनके अवशेषों पर स्थापित कौन सा वंश हुआ? चोल वंश। और कब हुआ वो? 9वीं शताब्दी 900 AD में। अब देखिए टाइमलाइन देखिए, पल्लव आ गए 800 AD तक, उसके बाद चोल देखिए 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी मतलब 9th सेंचुरी जब शुरू हो जाता है, मतलब 800 AD के बाद जो भी आएगा वो शताब्दी कौन सी होती है? 9वीं शताब्दी। मतलब 800 से शुरू होकर 900 AD तक के आप पूरा कहलाएगा 9वीं शताब्दी। ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। कब? 850 से 87 ईस्वी में। देख सकते हैं आप, ये 9वीं शताब्दी है। और जिसकी राजधानी क्या थी? तंजाय थी, जो कि तंजौर या तंजाउर था। तंजाउर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन था। और कुंजर मल्लन वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। ठीक है। अब एक एक इंपॉर्टेंट है। इसका आर्कियोलॉजिस्ट कौन सा था? वास्तुकार कौन सा था? तो राजराज पेरुथच्चन था। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। अब विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। हर जो भी राजा है सबकी उपाधि इंपॉर्टेंट हो जाती है। नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? विजयालय ने। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। अब स्वतंत्र राज देखिए, चोल जो थे वो उनका राज्य तो स्थापित किया विजयालय ने, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र राज्य जो है वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? कोदंड राम की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक वन को पराजित किया। अब तक्कोलम का एक युद्ध आ जाता है, इसमें राष्ट्रकूट नरेश कौन सा है? कृष्ण तृतीय। तो उसने परांतक को, जो कि चोल राजा परांतक है, उसको पराजित कर दिया। अब राष्ट्रकूट से युद्ध होते रहते थे यहाँ, क्योंकि राष्ट्रकूट की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो लोग दक्षिण से होते हुए उत्तर भारत तक में कन्नौज तक भी पहुंचने का प्रयास किए हैं। और कन्नौज में वो जो आपके पाल हो गए, प्रतिहार हो गए, इनसे भी युद्ध इनका होता रहा है। तो राष्ट्रकूट नरेश जो है कृष्ण तृतीय, इन्होंने परांतक को पराजित किया। किसको? परांतक प्रथम को। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अब जो राजराज प्रथम काफी इंपॉर्टेंट राजा, देखिए हर साम्राज्य के कुछ राजा हैं जो काफी प्रमुख हैं और उनका नाम जो है इतिहास में वो आपको मिलेगा। तो इसलिए वैसे ही एक राजा है राजराज प्रथम, वो चोलों के एक प्रमुख राजा हैं और उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांचवें को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, और उस नया प्रांत का नाम क्या है? तो मुम्मी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी पोलन रुआ बनाया। तो चोल साम्राज्य उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका के जिस जिस प्रदेश को उन्होंने जीता था उसको एक नया प्रदेश ही बना दिया, उसका नाम दे दिया मुम्मी चोल मंडलम, और उनकी राजधानी पोलन रुआ को बना दिया। राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में अब राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए राजराजेश्वर, नाम से ही देखिए राजराज प्रथम, अपने नाम पे ही इन्होंने राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम।
अब देखिए ये प्रश्न पूछता है, राजराज प्रथम उन्होंने भी काफ़ी विस्तार किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया, अपने प्रदेश को श्रीलंका तक फैलाया, वहाँ एक नया चोल साम्राज्य का नया प्रांत ही बना दिया। लेकिन चोल साम्राज्य का जो राजा होता है राजेंद्र प्रथम, जो कि राजराज प्रथम का पुत्र होता है, उसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार होता है चोल साम्राज्य का। और बंगाल के पाल शासक, मैंने कहा है कि उस समय पाल शासक प्रतिहार शासक से राष्ट्रकूटों का भी युद्ध होता था, वैसे ही चोल शासक जो साम्राज्य के शासक हैं उनका भी युद्ध होता था। तो बंगाल के, क्योंकि चोल भी है, वो भी अपने साम्राज्य को, ऐसा कहा जाता है कि चोल अपने साम्राज्य को गंगा तक ले गए थे। और देखिए बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की। तो पूछता है प्रश्न कि गंगेय कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की। अब आपको लगेगा कि राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन रहेगा। लेकिन चूंकि राजेंद्र प्रथम काफी सर्वाधिक विस्तार करने वाला राजा हुआ, ऐसा माना जाता है कि वो गंगा तक पहुंच गया था दक्षिण से, और वहां बंगाल का जो क्षेत्र है आसपास का, बिहार का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है कुछ, वहां तक वो पहुंच गया था। और वहां पाल शासक महिपाल को उसने पराजित कर दिया था। और जैसे ही उसने पराजित किया तो उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, और उसने अपनी राजधानी जो है गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किया। अपनी राजधानी का नाम उसने क्या कर दिया, गंगैकोंड चोलपुरम, और उसी के निकट उसने एक विशाल तालाब बनाया, उसका नाम चोल गंगम रख दिया। तो देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एक टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए इसको पहले पढ़ ही लेंगे हम लोग। चोल काल में जो भूमि के प्रकार है, देखिए भूमि के प्रकार हम लोग और दूसरे कालों में भी देख चुके हैं, तो चोल काल में भी देख लेते हैं। वेलन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। अब देखिए बहुत सारी भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, तो जो भी भूमि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी वो वेलन वगाई कहलाती थी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी वो ब्रह्मदेव भूमि होती थी। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव, अब देखिए साला नाम है पाठशाला, तो इसे याद रखेंगे आप, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि साला भोग भूमि होती थी। देवदान या तिरुनमट इकन्नी, तो मंदिर को उपहार में कोई जो भूमि राजा के द्वारा दी जाती थी उसको देवदान भूमि या तिरुनमट इकन्नी भूमि कही जाती थी। अब पल्ली चंदम भूमि जो थी, जैन संस्थानों को जो दान दी गई भूमि पल्ली चंदम के नाम से जानी जाती थी। अब नोट है कि गजनी का सुल्तान जो महमूद है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अब सोचिए राजेंद्र प्रथम जो है उसी के समय में गजनी का सुल्तान जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो समकालीन राजा के बारे में अगर हमको जानकारी हो तो हम लोग इतिहास को अच्छे से, क्रोनोलॉजी को अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अब राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब देखिए जो भी राज्य एक दूसरे राज्य से जो भी सीमा साझा करते थे वो आपस में हमेशा सीमा विस्तार के लिए युद्ध किया करते थे। तो पश्चिम चालुक्य का जो क्षेत्र अगर आप देखिएगा मैप उठाकर, और चोलों के साम्राज्य का क्षेत्र देखिएगा, तो क्योंकि साम्राज्य बढ़ते घटते रहते थे, युद्ध के पश्चात किसी का साम्राज्य बढ़ गया, फिर दूसरे राज्य से उसकी सीमा मिलने लगी, तो फिर दूसरे साम्राज्य से फिर एक युद्ध होता था। तो ऐसे युद्ध हमें परस्पर चलते रहते थे। तो युद्धों के बीच शांति स्थापित, जैसे चोलों और पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित किसने कराया था, तो इसने कराया था कदम्ब के शासक जयकेश प्रथम ने कराया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। पूछ देगा कि चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कौन करा रहा था, विक्रम चोल। ठीक है, तो उस समय जनता जो है अकाल से ग्रस्त थी, लेकिन फिर भी ये राजस्व वसूल करता था और वो मंदिर का निर्माण करा रहा था, तो ये बहुत गलत बात है। कलतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मंदिर का पुनरुद्धार किया। अब देखिए जो भी दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, हमेशा दूसरे संप्रदाय की मूर्तियों को नष्ट कर देते थे। अब जैसे देखिए बोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक ने, तो वैसे ही जो कलौतुंग द्वितीय है वो क्या करता है कि विष्णु की मूर्ति जो गोविंदराज की मूर्ति है उसको समुद्र में फेंकवा देता है, और फिर वैष्णवाचार्य जो रामानुजाचार्य आते हैं वो फिर उस मूर्ति का पुनरुद्धार करते हैं और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं। जो अभी आपका तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है उसमें आपको जो गोविंदराज की मूर्ति मिलती है वही मूर्ति है।
चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुनंदरन कहा जाता था। ठीक है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तो ऐसे अधिकारी जो कि कुछ उच्च अधिकारी होते थे और सदा राजा के पास रहते थे, उनको क्या कहा गया है? उनको उडनकूटम कहा गया है। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में, 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम को फिर कोटम में, कोटम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है इसे प्रश्न कि प्रांत को क्या कहा गया है? मंडलम कहा गया है चोल साम्राज्य में। मंडलम फिर क्या? कोटम में, कोटम नाडु में, नाडु कई कुर्मों में बटा होता था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। सारे लाइन इंपॉर्टेंट है इसके, इसीलिए कहा जाता है लूसेंट को घोटो, लूसेंट को पी जाओ। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। किसके? बेलाल जाति के जो धनी किसान हुआ करते थे, उनको केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा, मतलब नाडु का जो कामकाज होता था तो वहां किसका नियंत्रण होता था? बेलाल जाति के धनी किसानों का। और उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अड़ैयार जो प्रधान होता था, जैसी उपाधियां दी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब ये जो वेलाल जाति के धनी किसान होते थे, उनको अलग अलग उपाधि दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग चोल राजाओं के सम्मान में अपनी सेवाएं देते थे। कोई 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान होता था, कोई अड़ैयार किनको उपाधि दी जाती थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आज का जो आपका पंचायती राज है उस टाइप का उस समय सिस्टम था चोल प्रशासन में। देखिए कितना आपका, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर जो है सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब क्या है कि एक जगह केंद्रित नहीं है पावर को, जो भी शक्ति है उसको छोटे छोटे प्रदेशों को सौंप दिया गया है, स्वशासन के रूप में दे दिया गया है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उड़ जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी और उसका कार्य क्या होता था? सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। और सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो साधारण बस्तियों लोगों की सभा का नाम क्या था? उड़ था। और जो मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा का नाम सभा या महासभा होता था। और इसके सदस्यों को पेडू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वड़ियम नाम की समितियों के द्वारा, अब यह सभा जो है उसमें एक समिति होती थी और उस समिति का नाम क्या था? वड़ियम। तो उसके द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ठीक है। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। देखिए 1/3 ले लिया जाता था कर, तो काफी ज्यादा कर था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। अब कोई भी कार्य समिति की सदस्यता के लिए कुछ कर्मचारी रखे जाते थे और वो वेतनभोगी होते थे और उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेडूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, अब एक अभिलेख मिला है उत्तर मेडूर में और उसमें कुछ वर्णित है और उसके अनुसार सभा की सदस्यता क्या क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है। मतलब उनके पास कोई संपत्ति होनी चाहिए तभी वो सभा के सदस्य होंगे। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। साधारण लोग नहीं बन सकते हैं सभा के सदस्य। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखिए उस समय भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ लिमिटेशन रखे गए थे कि ऐसे ऐसे लोग सभा के मेंबर बन सकते हैं, ऐसे लोग नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मणों को दी गई करभुक्त भूमि, ऐसे भूमि जो कि करमुक्त होती थी, जिसमें कर नहीं वसूला जाता था और वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। तो कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम और दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? पदाती सेना था। और चोल काल में कंजू सोने के सिक्के थे। जो सोने के सिक्के थे उसको कलजू बोलते थे या, ठीक है। तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था। क्या नाम था? जयन गोंदर, जो कुलतुंग प्रथम का राज कवि था। और कुलतुंग प्रथम भी क्या, कौन है कुलतुंग प्रथम? तो ये एक चोल राजा है और उसके राज दरबार में जयन गोंदर एक प्रसिद्ध कवि है और उसकी रचना क्या है? कलिंग तुपर्णी। तो कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की? कुलतुंग प्रथम ने। कंबन
ओटक्कुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का, और पंपपोन एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन है, कम्बन, ओटक्कट्टन और पुगलेदी। और पूछ देगा कि कन्नड़ साहित्य का कौन है, तो पंपपोन एवं रन। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। अब देखिए, आप लोग देखेंगे कि जो भी द्रविड़ कला है, अब जो भी द्रविड़ कला में जो भी मंदिर बनाए जाते थे उसमें अब दो शैलियां हैं मंदिर बनाने की, ठीक है। एक है नागर शैली और एक है आपकी द्रविड़ शैली। तो आपकी जो द्रविड़ शैली है, और तो उसमें जो है जो भी शिखर होते थे या मंदिर की जो चोटियां होती थी उसको विमान कहा जाता था, ठीक है। तो उसी पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहा है, विमान कहा है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा, अब नटराज की जो प्रतिमा है वो चोलकालीन चोल कला का सांस्कृतिक सार का निचोड़ कहा जाता है, ठीक है। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। चोल साम्राज्य में आप देखेंगे कि बहुत सारी कांस्य प्रतिमाएं होती थी और वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक होती थी। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, ठीक है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। अब हम लोग जो शिलालेख देखे थे उत्तर मेरूर, तो वो किसके शासनकाल में है, परांतक प्रथम के शासनकाल में से संबंधित है। और इस सभा संस्था का विस्तृत वर्णन कहाँ उपस्थित है, तो ये उत्तर मेरूर शिलालेख में है। चोलों की राजधानी काल के अनुसार क्या थी, उरैयूर थी, फिर तंजौर थी, गंगईकोंड चोलपुरम थी और कांची थी, ठीक है। तो ये चारों राजधानी थी। प्रश्न पूछ देगा कि चारों में से कौन सी राजधानी थी, तो चारों में से चारों राजधानी थी। या ये चारों में से कोई एक उठा के पूछ देगा कि इनमें से कौन चोल की राजधानी थी, आप सोचेंगे तंजौर, नहीं, कांची भी राजधानी रही है, गंगईकोंड चोलपुरम भी राजधानी रही है, उरैयूर भी राजधानी रही है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बंगान समिति करती थी। कौन सी समिति, बंगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार जो है धान था। तो देखिए यहाँ बार्टर सिस्टम है, जो भी आम वस्तु है, देखिए तो आम वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए क्या, धान का प्रयोग किया जाता था। क्यों, क्योंकि चावल अधिकायक मात्रा में, धान की उपज अधिकायक मात्रा में वहाँ होती थी, इसलिए धान का प्रयोग जो है आदान प्रदान के लिए किया जाता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। अब चोल काल में जो व्यापारी थे उनके कुछ समूह थे और वो किस किस नाम से जाने जाते थे, वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवर व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो यहाँ चोल साम्राज्य जो कि काफी मुख्य साम्राज्य है दक्षिण भारत का, उसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। और उसके बाद चालुक्य वंश जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चालुक्य जो है बादामी के हैं और कल्याणी के हैं, तो दो अलग अलग चालुक्य हैं, दो अलग, उनके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग चालुक्य वंश की शुरुआत करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी, तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी क्या है, मान्यखेड़, जिसको मनखेड़ भी कहते हैं, मान्यखेड़ है, मान्यखेड़ भी कहते हैं। चालुक्य वंश जो कि कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य जो छठवें हुए, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी जो कि कर्नाटक को बनाया। और इस वंश का सबसे प्रतापी चालुक्य वंश जो कि कल्याणी का है, उसका सबसे प्रतापी शासक कौन सा है, कल्याणी का है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है चालुक्य वंश का, उसका सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठवां था। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे। कौन, विल्हम और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या करता है ये मिताक्षरा। तो पूछ देगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या कौन सा ये पुस्तक करता है, कौन सा ग्रंथ करता है, तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ करता है। और इसकी रचना विधुवेता जो विज्ञानेश्वर ने की थी। और ये विज्ञानेश्वर किसके राज्य दरबारी थे, विक्रमादित्य छठे के। विक्रामांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। तो देखिए दोनों की रचना मिल गया, मिताक्षरा भी मिल गया। विक्राम देवचरित किसकी रचना है, विल्हन ने की थी। और इसमें विक्रमादित्य छठे, देखिए नाम से ही देख लेंगे आप, विक्रमांक देवचरित के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब हमारा चालुक्य वंश जो कि वातापी के चालुक्य वंश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जयसिंह के वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अब देखिए तैलप ने किया था उसका,
और कल्याणी वाले का। और यहाँ जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? वातापी, जो कि बीजापुर के निकट थी। और इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य थे। और इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आप याद कीजिए, हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था। तो सोचिए, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्नि स्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। ठीक है, तो बहु सुवर्ण यज्ञ पूछ देगा, किसने कराया? अग्नि स्टोम यज्ञ किसने कराया? पुलकेशिन द्वितीय ने कराया। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो महाकूट स्तंभ लेख में लिखा हुआ है। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर, अब मेगुती मंदिर कहाँ है? तो जिनेन्द्र में। अब पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर, मैंने बता भी दिया आपको, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। अब देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हराता है हर्षवर्धन को, लेकिन इसको भी पल्लव शासक जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो हरा देता है 642 ईस्वी में, और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लेता है। और संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया है। और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एहोल अभिलेख जो है उसका संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। और वहां उसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। और अजंता का एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे दिखाया कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपना साम्राज्य जो है काफी फैलाया था, और उसका जो दूत मंडल है वो फारस भी जाता था, माने विभिन्न देशों में भी उसका दूत मंडल जाता था। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? शकलोत्तर पथनाथ की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर, अब पूछता है विरूपाक्ष महादेव मंदिर की जो है किसने स्थापना की? तो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने की। और कहाँ है ये विरूपाक्ष महादेव मंदिर? दक्कल में है। और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट की स्थापना की। तो देखिए, इसका सामंत ही इसको परास्त करता है। ऐसा होता ही आ रहा है कि सामंत या कुछ अपने लोग ही परास्त कर देते हैं गद्दी हथियाने के लिए। तो ऐसा ही इसका एक सामंत होता है दंती दुर्ग, इसने परास्त कर दिया इसको, किसको? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। और एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चालुक्य, एक वेंगी के भी चालुक्य हैं, उनके बारे में ज्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन जितना है उतना हम लोग पढ़ेंगे। तो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन था। और इसकी राजधानी क्या थी? बेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में थी। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? विजयादित्य तृतीय था। और इसका सेनापति पंडरंग था। तो इस प्रकार से चालुक्य भी हम लोग समाप्त कर लेते हैं। और इसके बाद जो है राष्ट्रकूट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे चोल इंपॉर्टेंट था, वैसे राष्ट्रकूट भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग अभी राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। अब राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था 752 AD में। ये मतलब 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग जो है इसकी स्थापना करता है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, और इसकी राजधानी मनकेर या मानखेड़ जो भी कहिए, वर्तमान मालखेड़, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र के निकट है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ये लोग प्रमुख शासक हैं। शासक तो बहुत हुए, लेकिन जो प्रमुख हैं वो इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। वो लोग इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, और इसीलिए ये लोग प्रमुख शासक हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये प्रश्न।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया। किस राष्ट्रकूट ने? कृष्ण प्रथम ने। अब ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु अब त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको अंग्रेजी में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, तो हमेशा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होते रहता था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता था। तो इसमें जो ध्रुव था उसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश कौन थे? वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित करके ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें विजय हासिल की। किसने? ध्रुव ने। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। अब गोविंद तृतीय है, उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। देखिए गोविंद तृतीय ने भी इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों को विजय दिला दी। किसको किसको हराकर? धर्मपाल को और नागभट्ट द्वितीय को हराकर। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों, अब केरला किसको? चेर को केरल बोलते हैं। गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अब दक्षिण भारत में आएंगे आप तो देखेंगे कि पांड्य जो हैं, चेर हैं, गंग हैं, पल्लव, ये सब दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं। इन्होंने आपस में एक संघ बना लिया था और इसको नष्ट किसने किया? गोविंद तृतीय ने, जो कि एक राष्ट्रकूट था। अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था और उसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन है? कृष्ण तृतीय है था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य जो हैं तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो देखिए कभी कभी राष्ट्रकूट हारे भी हैं, कभी जीते हैं तो कभी हारे भी हैं। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे तैलप द्वितीय ने, उन्होंने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव उसी समय डाली थी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में कितने? 34 शैलकृत गुफाएं हैं और इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो प्रश्न पूछता है कि एलोरा में केवल हिंदुओं से संबंधित गुफाएं हैं? बिल्कुल गलत है। ये केवल जैनों से संबंधित गुफाएं? बिल्कुल गलत है। केवल हिंदुओं से संबंधित गुफाएं? बिल्कुल गलत है। तीनों से एलोरा एक ऐसी गुफा है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? विश्वकर्मा गुफा, जिसकी संख्या कौन सी है? 10 है। और क्यों? क्योंकि इसमें एक चैत्य है जहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया। अब जो 2 मंजिली गुफाएं हैं उनको 2 थल, 3 मंजिली गुफाओं को 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है कि विष्णु का जो नरसिंह अवतार है किस गुफा में? तो 15वें गुफा में। अब एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। राष्ट्रकूट जो थे वो शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब यादव वंश है, इसको हम लोग देख लेंगे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। अब जो देवगिरी, महाराष्ट्र के पास का जो देवगिरी का क्षेत्र है, वहां यादव वंश की संस्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने की थी और इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की कौन था? सिंघन था 1210 से 1246 एडी में। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलुक काफूर के सामने, अब देखिए उस समय दिल्ली सल्तनत का काल आ जाता है जब यादव वंश होते हैं उधर आपके महाराष्ट्र के देवगिरी के आसपास के क्षेत्रों में, तो उस समय आपका दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था। और जब मलिक काफूर आपका दक्कन को विजय करने के उद्देश्य से जब आता है, दक्कन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो होता क्या है कि उस समय रामचंद्र जो कि यादव वंश का अंतिम शासक था, वह मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे होयसला वंश। द्वार समुद्र का जो क्षेत्र था उसके होयसला वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसला वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी और बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण
विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। ये सारे एक एक फैक्ट हैं जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और पूछे गए भी हैं। आगे हम लोग देखेंगे होयसला वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था और इसे मलिक काफूर ने हरा दिया था। होयसला वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, जो कि आधुनिक हलेविड है का क्षेत्र है, वहीं था। अब एक कदम वंश आ जाता है, बस एक दो लाइन पढ़ना है, छोटे छोटे वंश हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक दो लाइन है जो कि एग्जाम में कभी पूछे हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है आपको। तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी। अब एक गंग वंश आ जाता है, तो गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था और अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। तो देखिए संस्थापक तो था वज्रहस्त पंचम, लेकिन बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कुलाल, जो कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। तो इस प्रकार गंग वंश भी समाप्त हो जाता है। अब एक दक्षिण भारत में एक वंश और है, ककातिया वंश। तो ककातिया वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा, हैदराबाद का जो क्षेत्र है नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी क्या थी? अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। तो संस्थापक था बीटा प्रथम, सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की ही बेटी थी। देखिए रुद्रमा देवी जो काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं, काफी मुख्य स्थान रखती हैं, वो गणपति की ही बेटी थी और उन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और उन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया। महाराज के रूप में उन्होंने शासन किया, कि महाराज का उन्होंने नाम ग्रहण किया था। एक स्त्री ने महाराज का पदभार संभाला था, महाराज के रूप में पदभार संभाला था और उन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतापरुद्र था। 1295 से 1323 ईस्वी तक, माने 1295 से 1323 एडी तक। तो इस प्रकार से हमने लगभग दक्षिण भारत के सारे राजवंश को समाप्त कर लिया और इसके बाद सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय हो जाएगा। जो भी सीमावर्ती राजवंश है उनका अभ्युदय होगा और वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो काफ़ी डिटेल्ड है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इस पार्ट को कम से कम आपको 3 से 4 बार देखना होगा और उसको एक क्रिस्प नोट्स बना लेना होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप उस नोट्स में मेंशन करेंगे, उसको बार बार वीडियोज को देखेंगे, बार बार देखेंगे जब तक आपको कंठस्थ ना हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि लगातार वीडियो आएंगे, तब तक आएंगे जब तक हम लोग इस लूसेंट को या पी ना जाए, तब तक वीडियो आते रहेंगे। हमारा टॉपिक वाइज प्लान के वीडियोस लगातार आते रहेंगे जब तक हम लोग क्रैश कोर्स के अंतिम दिनों तक ना पहुंच जाएं। तो आप लोग क्या करें, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक वीडियो को बार बार तब तक देखें जब तक आपको पूरा सिलेबस कंठस्थ ना हो जाए। वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपसे क्या मांगते हैं, बस सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें और अगर 10 सेकंड निकाल कर कीमती कमेंट दे देंगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा। तो आप अपना कमेंट भी दें। अगले पार्ट में हम सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय से फिर मिलेंगे आपसे के साथ। तब तक के लिए